पढ़ने वाले हैं सर बिजनेस फंक्शन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट एंड फंक्शन, जो कि हमारा सर हैश जनरल का पार्ट 2 है। और आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर हम सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे रिवीजन के फॉर्म में, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ माइनर और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चिंता की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उन्हीं को आप देख रहे हैं सीएटी जंगल, जहां पर मैं आपके लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भारत, जय सीताराम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सर। सबसे पहला हम ये जो सेकंड चैप्टर उसका नाम क्या है सर? मैनेजमेंट एंड फंक्शंस। तो हमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। अब देखेंगे सर मैनेजमेंट का काम करने का तरीका क्या क्या है सर। जैसे कि सर सबसे पहला मैनेजमेंट को प्लानिंग कर सकते से काम करना पड़ता है, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ थिंग्स, उसी को कहते हैं सर मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग, उसका फीचर्स और उसका इंपॉर्टेंस। आपका सिलेबस में बस ये तीन ही चीज दिया हुआ है। तो सर क्या है प्लानिंग? प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस ऑफ एन इंटेलेक्चुअल। किसी भी व्यक्ति का अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गोल एक सेट किया हुआ है, तो प्लान अपने बुद्धि के स्तर पे ही करता है। और जब एक साथ मिलकर बंच ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करते हैं गोल कि आने वाले 10 सालों में हमको यहां तक पहुंचना, अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिलवाना है, या फिर क्या हमारा सबसे अमीर कंपनी, सबसे रिचेस्ट कंपनी होनी चाहिए, तो वो सर एक प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। प्लानिंग में सर हमको चीजों को सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि आने वाले फ्यूचर में हम करने क्या वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। स्टेप्स को आपको यहाँ पे ध्यान देकर करना पड़ता है, और हमको बार बार इसको चेंज भी करना होता है कि एज पर टाइम, एनवायरमेंट, इन सिचुएशन हम अपने प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। ये एक रिजिड फॉर्म में नहीं होता है। इसको हमेशा सबसे पहले ही क्या रहता है अपने दिमाग में। एक रोड मैप अगर किसी चीज का बना लोगे तो जिस हासिल करने में आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह सुबह उठ जाते हो और अपने दिन का प्लान कर लेते हो, सर मैं आज ये करने वाला हूँ काम, अपने प्रायोरिटी कर लेते हो, प्रायोरिटीज को सेट कर लेते हो, तो आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है दिन भर में। ठीक है, तो चलिए आप मीनिंग तो समझ गए, और इसका डेफिनेशन चाहिए तो सर उसका पीडीएफ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जाओ पीडीएफ का लिंक से उसको डाउनलोड कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको वो पीडीएफ कैसा लगा सर जी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर फर्स्ट फीचर क्या है। फीचर्स में आपको दो चीजें पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग अगर बोल दिया, चाहे फीचर्स ऑफ प्लानिंग बोल दिया, आप लिखोगे यही यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या कि मेंटल प्रोसेस। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सर प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। मैंने आपको बोला कि ये दिमाग में चलता है, दिमाग में ही हम काम करते हैं, रोड मैप बनाते हैं कि हमको आने वाले सालों में क्या क्या करना है, और ये इंटेलेक्चुअल के ऊपर डिपेंड रहता है। इंटेलेक्चुअलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी बहुत बोलते हैं, हर कोई प्लान नहीं कर सकता किसी के लिए। एक बेस्ट प्लानर वही है जो अपने माइंड में सोचता है और माइंड में ही उस जितनी भी गलतियां हो रही हो उसको करेक्ट भी कर लेता है। तो एक बढ़िया एक स्ट्रैटेजिक प्लानर उसको कहेंगे, और प्लानिंग मस्ट है कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले। तो दूसरा पॉइंट देख ले सर, ये प्री रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेसेस से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उन सभी से पहले हमको प्लानिंग करना पड़ता है कि आने वाले दिनों में हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और कब कब करना है और क्यों करना है, और विद द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करना है। तो हो जाता है सर प्री रिक्वेस्टिंग प्रोसेस। देन आता है सर हमारा थर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो होता है ना सर, हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। पास्ट का एक्सपीरियंस को गेन करके हमारा प्रेजेंट में जब हम लगा रहे होते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो रहा होता है, या फिर कहते हैं फ्यूचर हमारा सिक्योर हो रहा होता है। वहां पे अनसर्टेनिटीज कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। बाकी और क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग में हम अपनी चीजों को सामने रख के गोल के ऊपर फोकस रहते हैं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं। तो ये उसका हो गया सर थर्ड पॉइंट। देन चलते आपका नेक्स्ट, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स होते हैं, गोल सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी पड़ेगी एक पर्सन के अंदर, ताकि वो डिसीजन ले पाए कि यस सर इस स्टेप में हम ये काम करने वाले हैं। मान लो उसके अंदर दुविधा आ गई कि मैं करूं या ना करूं, तो यहाँ पे वो एक ध्यान से देखकर वो काम को वहां पे देखेगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, राइट एंड गुड्स क्या है, क्या ये करने से मुझे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, कंपनी के लिए अच्छा है या नहीं है। उस बेसिस पे वो
डिसीजन लेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना सोच लो अपने पढ़ाई के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कल से आपके अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ। तो डिसीजन मेकिंग ये इन्वॉल्व करता है, देन सर यूनिवर्सली नेचुरली हर जगह एप्लीकेबल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम आता है। सारे टाइप ऑफ मैनेजर इसको यूज करते हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो चीफ कंट्रोलर हो, सेल्स मैनेजर हो, कोई भी टाइप का मैनेजर मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में, चाहे वो गार्ड हो, क्लर्क हो या फिर गैंग बॉस हो, सारे एप्लीकेबल या फिर यूज कर सकते हैं प्लानिंग को सर। देन आता है सर गोल ओरिएंटेड। हमारा प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हमको गोल को पूरा करना है आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर। हमारा भी यही गोल है कि सर हम अपने एग्जाम में सर 95 स्कोर करने वाले हैं, कि उस गोल को पूरा करने के लिए प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी चाहिए। और प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के लिए सर मैं आपके लिए वो वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक भी सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए वीडियो को कि सर प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन करना कैसे है कोई भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है सर। अब देख लेते हैं सर इंपोर्टेंस, देख लेते हैं प्लानिंग का सर। इंपोर्टेंट क्या है, अगर एक मैनेजमेंट में प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। सबसे पहला सर एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जैसे ही बंदा कोई सोच रहा होगा क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज करने के लिए मेंटल एक्सरसाइज कर रहा होगा, प्लान कर रहा होगा, तो उसके अंदर एक इनोवेशन बढ़ेगा सर, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था सर, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज। जब भी हम काम कर रहे होंगे किसी चीज को माइंड में रख करके कि मुझे ये गोल को पूरा कर लेना है आने वाले 4 से 5 दिनों में, तो बाकी जितने भी बेकार के काम हो गए वो सारे घट कर या फिर कहता हूं काट देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मान लो मुझे एग्जाम देना है परसों, तो मैं सारे जितने भी फालतू काम है, रील्स देखना, वीडियो देखना, दूसरा घूमना, खाना मतलब वेस्ट करना, या फिर कह दो बेकार में खाना बनाने में टाइम वेस्ट करना, और या फिर कहीं घूमने जाना, वो सारे कामों को मैं हटा दूंगा, फिर कहूं तो कट कर दूंगा। तो ये वेस्टफुल रिसोर्सेज को रिड्यूस कर देते हैं। और सर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और जैसे कि हम मैंने बोला कि सर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कहीं प्लानिंग करने के लिए, तो प्लानिंग जब भी हम फ्यूचर के बारे में कर रहे होते हैं तो फ्यूचर में जितने भी रिस्क एलिमेंट हो गए वो कुछ कम हो जाते हैं, उनका परसेंटेज, मतलब हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि उसको हम बियर कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ये नहीं कि रिस्क अगर आया धक्का दिया और आप गिर गए, वैसा नहीं होने वाला। आप अपने पैरों पे खड़े होकर डट के सामना करोगे, ठीक है, भागोगे नहीं चोरों की तरह। अब चलते हैं सर नेक्स्ट के फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सर प्लानिंग जो होता है ना, ये आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल बनाता है। कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, बंदे को सोचने के लिए वो बाउंड करता है कि आप करो या फिर ना करो, क्या ये सही है या फिर गलत है, क्या ये बेनिफिट करेगा या फिर डिसएडवांटेज है आपके लिए। तो ये सब काम करता है सर, ठीक है। क्या प्लानिंग। देन सर बेटर कोऑर्डिनेशन। जब भी हम प्लानिंग कर लेते हैं कि सर इस बंदे को ये काम करना है, उस बंदे को वो काम करना है, तो दोनों में क्लैशेस नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, टेंशन नहीं होता है कि मुझे तो मैनेजर ने ये काम करने को बोला था, मुझे तो वो काम करने के लिए बोला था, नहीं तुझे ये काम करने के लिए बोला। इतना सारा झंझट झगड़ा नहीं होता है और बेटर कोऑर्डिनेशन बन के रहता है। लेकिन आजकल इतना है नहीं, उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप जब और अच्छे से स्ट्रैटेजिकली अगर इन द फ्यूचर आप बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करते हैं तो आप अच्छे से वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर अचीविंग गोल्स। जो प्लानिंग होता है ना सर, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। आपके बिजनेस के गोल्स को, टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करता है बाय फ्यूचर प्रेडिक्शन, या फिर कहे तो एक बेटर प्लानिंग के साथ कम वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज होगा तो आपके गोल्स भी अचीव हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब चलते हैं सर, हमारा नेक्स्ट आता है सर ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीजों को संगठन में लेकर चलना, संगठित लोगों को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, और संगठन को क्या कहते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इसका डेफिनेशन एक बता दीजिए। तो मैं बताता हूं सर कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स इन सर्टेन टाइम, ठीक है सर। अब चलते हैं इसका मीनिंग समझने, हमने फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सर। उसका फीचर्स क्या है सर कि सर ये ग्रुप ऑफ पीपल का है। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हम 4 से 5 लोगों का ही मानते हैं, या फिर कहें तो 10-15, 0 से लेकर मतलब 2 से लेकर 50, 100, 1000, 10,000 तक के लोगों को भी हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उसका कैटेगरी में डाल सकते हैं कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलाकर चलता है ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सके उनका और गोल को पूरा कर सके, एक साथ काम कर सके।
देन आता है सर हमारा कॉमन गोल। जो भी लोग काम कर रहे हैं एक साथ, उनका एक कॉमन गोल हो कि मुझे ये चीज, हमें ये चीज मिलकर अचीव करनी है भैया। मुझे ये चीज नहीं आती तो आप ये सिखा दो, आपको नहीं आती तो आप ये कर दो। तो वहां पे एक दूसरे का फायदा होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं, सबके आइडियाज मिलते हैं और उसके वजह से गोल भी पूरा हो जाता है। सबका एक ही गोल होता है, मकसद एक ही होता है। बात ये है बेटर कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन में सर बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, लोगों में झगड़ा झंझट नहीं होता। माना कि ग्राउंड लेवल पे तो होता है, बस किताबों में नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन मिलके रहता है, क्योंकि अगर एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो सिंपल सी बात है, लोगों में झगड़ा नहीं होने वाला। और क्या सर इसका फीचर है कम्युनिकेशन की। सर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का ईज होता है, सबको एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी किसी से अपना जाकर दिक्कत बता सकता है, प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है कि मुझे सर ये प्रॉब्लम है, समझो तो जरा। वैसे ही आप भी कर सकते हो अपने माता पिता से बात करके, सर मुझे समझो तो सर आप अच्छे से। आप झगड़ा नहीं कर सकते उनके साथ सबसे अच्छा मैं तरीके समझाऊं तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो भी टॉपिक को आपको समझाना है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, कुछ एक्सपीरियंस भी कलेक्ट करो लोगों से, उसके बाद अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। लड़ाई झगड़े से नहीं होने वाला, बातों को समझा के होने वाला। ये तो कुछ टिप था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है और सर टाइम वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं सर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पर एक रिलेशनशिप रहता है। कौन सा सर? ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप। ऑथोरिटी मतलब सर सबसे ऑर्डर कौन दे रहा है, प्लान कौन कर रहा है, प्रोसेस कौन करवा रहा है और काम कर कौन रहा है, ये दोनों में डिफरेंस रहता है और उन पे फिक्स रहता है। सर ये ऑथोरिटी है, ये हमको कुछ प्लान्स बताएगी, स्टेप्स बताएगी जिनको हम फॉलो करेंगे और अप्लाई करने वाले हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है सर। अब चलते हम ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस के तरफ। सर ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैनेजमेंट में? सर सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की जब एक साथ लोग मिलके काम कर रहे होंगे ना, तो एक बंदे का एक स्पेशलाइजेशन है, एक बंदे का एक स्पेशलाइजेशन है, तो सभी साथ मिलकर काम कर सकेंगे, जिससे कि कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ काम हो जाएगा। सर सिंपल सी बात है। देन आता है हमारा क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जैसे कि सर सबका एक ही गोल है कि मुझे हमको अपने कंपनी को इतना बेटर बनाना है, मतलब 10,000 करोड़ का कंपनी बनाना है। तो यहाँ पर जब हम गोल निर्धारित कर लेते हैं तो सबको अपना रोल भी बता देते हैं सर कि ठीक है तुम हमको तो ये करना है, लेकिन आप शर्मा जी आपको ये काम करना है और वर्मा जी आपको प्रोडक्शन का काम करना है और ऋतिक जी आपको कॉस्ट मैनेजमेंट का काम करना है। तो सबके रोल्स यहाँ पे डिवाइड किए होते हैं और बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे होते हैं सर। देन आता है सर इजी कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने बोला था फीचर्स और यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक बार फीचर्स अच्छे से समझ गए ना तो इंपॉर्टेंस आपके लिए इजी हो जाएगा। देन आता है सर हमारा एनकरेजेस टू टेक न्यू स्टेप्स। और जैसे ही सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बंदा कुछ अच्छा कर रहा है ना तो उसको एनकरेज किया जाता है। बात तो है लेकिन कभी किया तो जाता है नहीं बिजनेस में, हमको ही पता है, क्योंकि जहां कोई बढ़ने का उसका टांग खींच के नीचे गिरा दो कि वो अच्छा करे नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी कोई न्यू स्टेप करने का कोशिश करता है, मतलब इनिशिएट करने का कोशिश करता है, उसको लोग एनकरेज करते हैं। बात सही है, करना ही चाहिए। बॉस हो गया या फिर कोई तो मैनेजर्स हो गए, उनको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। देन आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। किसको क्या काम करना है इसका क्लैरिटी रहता है सर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब चलते हैं हम सर स्टाफिंग समझ लेते हैं। आप कर लिए प्लान, रिसोर्सेज को कर लिए ऑर्गेनाइज या फिर लोगों को कर लिए ऑर्गेनाइज। रिसोर्सेज में कौन कौन आते हैं सर? पर्सन्स आते हैं, लैंड, कैपिटल और लेबर आते हैं। तो इन चीज को आप ऑर्गेनाइज कर लिए, उसके बाद उनको काम पे लगाओगे, स्टाफिंग करोगे मतलब। तो उनका फीचर सर या फिर कहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक बार कैरेक्टरिस्टिक ऐसे समझ लो, उसके साथ इंपॉर्टेंस को लिंक कर लेना, ठीक है सर। सबसे पहला सर इट इज अ मैनेजियल फंक्शन। तो सर स्टाफिंग जो होता है वो मैनेजियल फंक्शन होता है, इसका मैनेज करना पड़ता है बाय स्टेप या फिर कहें तो लोगों को गाइड करना पड़ता है। सिंपल सी बात करें तो एक एक को पकड़ पकड़ के, इधर बच्चा तेरे को ये काम दे रहा हूँ, इधर बच्चा मैं तेरे को ये काम दे रहा हूँ। तो ये एक मैनेजियल फंक्शन है, ठीक है, इसको मैनेज करना पड़ता है और इसको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक हिस्सा मान सकते हैं। देन आता है सर ह्यूमन रिसोर्सेज है सेंट्रिक। मतलब सर स्टाफिंग जो होता है ना,
ये ह्यूमन रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, मतलब ह्यूमन के ऊपर ही रहता है। जैसे कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 4-5 लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन को हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद ये उस पर सेंट्रिक रहता है कि हमसे काम कैसे करवाना है सर, वो कर कैसे रहे, उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। देन आता है सर हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होते रहता है, किसको क्या काम देना है, किसको कैसे काम करवाना है, ये एक जगह तो होता नहीं है, 2 मिनट में हुआ फिर नेक्स्ट 1 घंटे में काम आ जाएगा। स्टाफिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम आता है। ठीक है सर, मैंने फिर वही बोल दिया, परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे ये काम आता है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और कोशिश यही रहती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कम एक्सप्लॉइट किया जाए, लोगों की हलन कम किया जाए, उनसे ज्यादा ओवरवर्क टाइम नहीं करवाकर सही समय पर उनको सही वेजेस दिया जाए और उनका सही से इस्तेमाल किया जाए, ना कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है सर, अब चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। क्या है स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस सर? अपॉइंटिंग पर्सन एज पर रिक्वायरमेंट्स, और स्टाफिंग का यही कि किससे काम करवाना है, कब और क्या काम करवाना है, किसके ऊपर बेसिस रहेगा कि उसके स्किल्स क्या क्या है, उन्होंने पढ़ाई कैसी की है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनके सर माइंडसेट क्या है, तो उस हिसाब पे ये रहता है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहते हैं मैनेजमेंट में कि वो लोगों को रिक्वायरमेंट का काम करता है। ठीक है सर, समझ गए। अब और क्या करता है सर? इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, और स्टाफिंग जो है ना सर अच्छे से लोगों को मैनेज करता है, जिसके वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है। ठीक है, देन आता है सर हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को सर्वाइव करने में, ग्रो करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा पब्लिक को आपके ऊपर फेथ होगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगे आपके बिजनेस में, सिंपल सी बात है। तो इससे स्टाफिंग की वजह से आपका सर्वाइवल एंड ग्रोथ भी होता है, और स्टाफ नहीं रहेंगे तो काम ही कौन करेगा गुरु, बात तो है ना। फिर हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग, सर जो हमारा स्टाफिंग है, आप अकेले तो काम कर नहीं सकते, ह्यूमन रिसोर्स आपके एम्प्लॉइज होगा, आपके एम्प्लॉइज ही आपके लिए देवता है। अगर आपके एम्प्लॉइज आपको कमा कर देंगे, वही काम करेंगे तभी आप कमा सकोगे, वो काम नहीं करेंगे तो आप भिखारी भीख मांग के बैठे रहोगे, है कि नहीं। और देन आता है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और स्टाफिंग की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ही कम क्या कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन होता है, या फिर उनका यूज प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ये हो गया सर। अब चलते हैं हम डायरेक्टिंग। क्या है डायरेक्टिंग? चलिए इसको समझते हैं सर। डायरेक्टिंग मतलब लोगों को ना सर आप डायरेक्शन दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि आप ये काम कर रहे हो, ठीक है अच्छे से करो, और उनको टिप्स बताते हो, उनको करेक्ट करते हो। अगर वो कम खराब या फिर काम को सही से नहीं कर रहे होते हैं तो आप उनको इंसिस्ट करते हो, सर ये चीज ऐसा होगा और ये चीज ऐसा होगा, ये इस तरीके से करना बेहतर है। तो ये हो गया सर डायरेक्टिंग का मीनिंग। अब सर इसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सर सबसे पहला क्या फीचर है? इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग का काम ही है कि लोगों को फर्स्ट स्टेप लेने पे मजबूर करना। आप प्लान बना लिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करें, रिसोर्सेज को आप लोगों को अपॉइंट भी कर दिए कि आप ये काम करोगे, लेकिन आप काम को शुरू कैसे करोगे ये समझाएगा कौन सा? डायरेक्टिंग समझाएगा। तो यही हो गया इनिशिएट, मतलब फर्स्ट स्टेप लेने पर मजबूर करता है, फिर कहता है मोटिवेट करता है। देन आता है सर इट इज अ कंटिन्यूइंग फंक्शन, ये हर दिन चलता रहता है, लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि आपको ये काम इस तरीके से शुरुआत करने से आप इस चीज को जल्दी खत्म करोगे विद ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है सर। देन आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, और इस टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में हर जगह काम आता है। लोगों को बार बार बताना पड़ता है आप ये काम ऐसे करो, आप वो काम ऐसे करो, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनको बार बार मोटिवेशन सेशंस करवाने पड़ते हैं, या फिर कहें तो उनको बार बार से कहें तो बोनस देना पड़ता है, टिप्स देना पड़ता है, जो कि जिससे कि वो अच्छा फील करे और आगे कंपनी में हेल्प करे ग्रो करने के लिए सर। देन आता है सर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो डायरेक्शन का जो काम है ना सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में से हो करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट से हो करके सर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाता है। ठीक है सर। देन आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, काम डायरेक्शन किसको किस प्रकार का देना है, कितना हाई लेवल का देना है, ये उनके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं
नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंस की तरफ कि मैनेजमेंट में सर डायरेक्शन देना क्यों जरूरी है। सबसे पहला कि रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एक्शन, डायरेक्शन देना इसलिए जरूरी है, काम तो हमने दे दिया, बांट दिया, सबको समझा दिया, लेकिन काम को शुरू कैसे करना है ये कौन बताएगा, डायरेक्टिंग ही बताएगा सर, ठीक है। देन आता है सर इंटीग्रेट्स एफर्ट्स टू ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारे के जितने एम्प्लॉइज है ना, अगर सबको एक सही डायरेक्शन देने वाला मिल गया ना तो कंपनी सर करोड़ों में खेल सकती है, या फिर अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला तो भिखारी बन सकती है। सिंपल सी एग्जांपल दूं अर्जुन का और दुर्योधन का सर। तो अर्जुन को श्री कृष्ण मिले, एक बेटर डिसीजन डायरेक्शन देने वाले मिले तो वो युद्ध जीत गए, और दुर्योधन को एक खराब डायरेक्शन देने वाले शकुनी मामा मिले जो कि उनको मरवा दिए। तो ये सर डायरेक्शन देने का पावर, ये होती है डायरेक्शन, किसी को राजा और किसी को भिखारी बना देती है। तो यही से डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और क्या फैसिलिटेट्स चेंज, और डायरेक्शन का काम ही यही है कि अगर कहीं गलतियां हो रही हैं या फिर आपके पैटर्न्स रॉन्ग है काम करने को, उसको चेंज करने को ये अलाउ करती है। आप अगर स्टेप सही से नहीं ले रहे हो तो स्टेप को करेक्ट करने में हेल्प करती है, लोगों को मोटिवेट करती है। और मैं बता दिया मीन्स ऑफ मोटिवेशन, आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो, मतलब सिंपल सी बात है। डायरेक्टिंग में जैसे कि अब मोटिवेट करें तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने तो नाम सुना होगा ना उनका यूट्यूब चैनल पे, नहीं सुना होगा तो जाकर भैया यूट्यूब पे सर्च करना पढ़ाई के बाद में, ऐसा नहीं, ठीक है चलेगा। और इतना टाइम हो गया और वीडियो को आप देख रहे हो सर, तो वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी तो रिवीजन कर सके ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी, ठीक है। और अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले पीडीएफ जाकर लिंक डाउनलोड कर लो, जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया, पीडीएफ और माइंड मैप सारा मिलके आपको वहां पे दे चुका हूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे सर, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। और सर डायरेक्शन नहीं मिलेगा किसी को सही से ना तो ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस नहीं रहेगा, कोई भी कुछ भी कर रहा होगा और कैसे भी कर रहा होगा। आप बता दोगे हमारा प्लान क्या है, ऑर्गेनाइज कर दोगे रिसोर्सेज को, लोगों को भी बोल दोगे आपका ये काम है, लेकिन कैसे करना है ना ये डायरेक्शन देने पे ही आएगा सर। और अगर डायरेक्शन अच्छा है, जैसे मैं बोला, कंपनी बूस्ट करेगा या फिर गड्ढे में गिर जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग का मीनिंग जानेंगे, फीचर्स जानेंगे और उसका इंपॉर्टेंस जानेंगे। सर क्या है कंट्रोलिंग? सर कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग विद द प्लान और नॉट। बार बार इसको स्टेप बाय स्टेप पे चेक करना पड़ता है कि सर क्या हमारा प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, लोगों को डायरेक्शन दिए, उस डायरेक्शन में लोगों को काम सौंपे, तो क्या उस अकॉर्डिंगली चल रहा है, जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान किया है, उसी को सर हम कंट्रोलिंग कहते हैं। अब इसका फीचर्स को देख लेते हैं सर। सबसे पहले क्या है गोल ओरिएंटेशन का सर, कि कभी भी ये अपने गोल के ही फोकस में रहता है कि सर क्या ये जो 5,000 करोड़ का कंपनी बनाने के लिए हमने सोचा था क्या उस अकॉर्डिंगली चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है इसको चेंज करो या फिर कंट्रोल करो, एनवायरनमेंट में लोगों को बताओ, वहां पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो इसको कंट्रोलिंग कहते हैं सर। और क्या इसका फीचर है सर, ये परसीविंग फंक्शन, ये सर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल हर जगह काम आता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर स्टाफिंग या फिर डायरेक्टिंग हो, हर लेवल या फिर हर फंक्शन में काम देता है कंट्रोलिंग, ठीक है। ये नहीं कि ये कभी काम कर रहा है ये कभी काम नहीं कर, प्लानिंग में भी काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी काम करता है। मान लो लोगों को कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट कैसे करोगे जब उनका कंट्रोल करोगे, कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे जब उनके साथ मिलकर उनको डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, फिर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तो हर जगह काम आता है ये सर, ठीक है। देन सर ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, हर स्टेप पे काम आता है, हर मौके पे काम आता है, कभी खत्म होता नहीं है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा शुरू हो जाता है, ठीक है सर। अब चलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। ये फॉरवर्ड लुकिंग पे ही हमेशा पॉइंट आउट रहता है कि सर फ्यूचर में क्या क्या रिस्क को कम करना है, तो हमको पास्ट के एक्सपीरियंसेस देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या गलतियां की थी, उसके बाद कंट्रोल करने पड़ेंगे अपने एक्टिविटीज को आज, तब जाके फ्यूचर में कुछ हमारे रिस्क कम होंगे, ठीक है सर। अब आते हैं सर रिलेटेड टू प्लानिंग, और ये प्लानिंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कंट्रोलिंग सर? जब हम प्लान करते हैं कोई भी चीजों को तो या फिर कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज को, तो सब हम उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल करना, मुझे हाँ ये काम ऐसे करना पड़ेगा, ये काम वैसे करना पड़ेगा, ये काम उसको देना पड़ेगा और ये काम यहाँ करना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हो आप, ये प्लानिंग ही ना कर रहे हो, तो सर इसलिए ये रिलेटेड टू प्लानिंग है। अब चलते हैं सर इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहते हैं कंपनी में? सर ये अचीव, हेल्प्स टू अचीव गोल या फिर हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। कोई भी कंपनी है, कोई भी मैनेजमेंट है, उनको सोचने पे मजबूर करती है कि सर आप
आपको ये जो काम करना है ना, तो इसके लिए इतना पैसा लगेगा, तो आपको बजट भी मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना है, रिसोर्सेज को भी मैनेज करके चलना है। तो इसको क्या कहते हैं सर? मैनेज को कंट्रोलिंग ही तो कहते हैं ना एक सेंस में। तो ये हो गया अचीविंग, ये इसलिए हेल्प करता है। देन मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, सर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करके कंट्रोलिंग चलता है। जैसे मैं बोला रिसोर्सेज होते क्या है सर, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार अपने लेक्चर्स में कि सर रिसोर्सेज का मतलब होता है सर ह्यूमन, पहला तो आदमी, मतलब लेबर, लैंड, फिर कैपिटल, और उसके बाद टाइम एंड मनी। ये सब रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेक कर सकता है। देन सर आता है प्रोमोटिंग डिसीजन मेकिंग, या फिर प्रमोट्स डिसीजन मेकिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम? सोचते हैं, सोचना मतलब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग आता है। तो सर कंट्रोलिंग में भी डिसीजन मेकिंग आता है, डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। एक इंसान लेगा नहीं डिसीजन, 4-5 लोग मिल कर लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, या फिर आपके सीएमओज, ये सब मिलके डिसीजन लेते हैं ताकि फ्यूचर में डिसीजन क्या बोलते हैं, रिस्क कम हो सके और हमारा कंपनी बेटर परफॉर्म कर सके पिछले बार से। और सर उसका नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इन नेचर। सर ये नेचर में फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरनमेंट इन सिचुएशन, चाहे वो सोशल फैक्टर्स में हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हो, इंटरनल फैक्टर्स हो, या फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो। ये हर फैक्टर के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी से ये शेप में आ जाएगा कि इस हिसाब से मुझे कंट्रोल करना है अपनी चीजों को। ठीक है, अब आते हैं सर फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन। और ये कंट्रोलिंग कोई भी कर सकता है, जैसे मैं आपको बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, कोई भी ये काम कर सकता है अपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे और अपने पोस्ट पे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हो गया कंट्रोलिंग। अब हम देख लेते हैं सर क्विक रिवीजन जितना भी अभी हमने पढ़ा। कैसा? सबसे पहला प्लानिंग। क्या है प्लानिंग सर? कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है? इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड इट इज अ सर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देन इंपॉर्टेंस पे आते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है? इंप्रूव इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। देन आता है रिड्यूसेस रिस्क और अनसर्टेनिटीज। देन आता है चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट। देन फोकसेस ऑन गोल एंड हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स और इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। क्या है ऑर्गेनाइजिंग में? ग्रुप ऑफ पर्संस काम करते हैं, कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर रहता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से, और कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सही होने की वजह से डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है कि लोगों का काम क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। देन आते हैं सर इंपॉर्टेंस में इसका। क्या सर? ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ काम कर रहे होते हैं तो उनका स्पेशलाइजेशन होता है जिसके वजह से वो हेल्प कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में। और हर किसी का सर गोल्स क्लियर रहते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और रोल्स क्लियर रहते हैं कि मुझे कौन सा काम मिला और उनको कौन सा काम मिला है। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी ईज रहता है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इजी कोऑर्डिनेशन रहता है। देन स्टाफिंग पे आते हैं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का फीचर्स में स्टाफिंग इज अ मैनेजर फंक्शन, मतलब ये मिड लेवल मैनेजमेंट काम आता है। देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार चलते रहता है और हर टाइम काम आता है। देन ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक, या फिर कहें तो सर कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस का मेन कहें तो मुद्दा है स्टाफिंग का। देन आता है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। ये सर पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब ही सर ह्यूमन है। ह्यूमन का कम या फिर कहें तो ऑप्टिमम सही तरीके से ढंग से यूज करो, ज्यादा उसको परेशान ना करो, ना ही उसको आराम के लिए छोड़ दो, सही तरीके से सही ढंग से सही बेटर कंडीशन में काम करवाओ उसको। देन परफॉर्म दैट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम आता है। देन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी में? इसलिए क्योंकि ये एम्प्लॉइज को अपॉइंट करता है एज पर देयर स्किल्स, एजुकेशन एंड देयर टैलेंट। ठीक है सर।
देन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जितने भी एम्प्लॉयज उनके अंडर काम कर रहे हैं, मैनेजर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, या फिर उनके कोवर्कर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, पार्टनर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके डे बाय डे, इसलिए जरूरी है। देन सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल का मतलब सर फिर वही कि ये बार बार वही कहता है स्टाफिंग रिलेटेड है ह्यूमन से, कि उसका कम से कम या फिर कहते अच्छे से यूज हो, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसका। और क्या सर, मतलब उसको सही से काम करवाओ, सही टाइम से काम करवाओ, सही पैसे से काम करवाओ, ना ही तुम ज्यादा काम करो कम पैसा दो, ये नहीं चलने वाला स्टाफिंग में। स्टाफिंग का यही कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है। और क्या, हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग, और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम्पीट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, किस तरह, जब मान लो स्टाफिंग अच्छा है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हो, को वर्कर्स, वो अच्छा काम करेंगे। जब वो अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाले मिडिल वाले क्या सोचेंगे, सर अरे ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या पता हमको निकाल दें, इनको ही मिडिल लेवल में रख लें, तो डर जाते हैं और फिर वो भी अच्छा काम करने लगते हैं। और जब ये अच्छा काम करते हैं तो ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में खड़े हुए हैं वो सोच रहे होते हैं, सर अगर ये बहुत अच्छा काम करेंगे तो हमको भी निकाल के इनको अपॉइंट कर लेंगे, तो वो भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तो इससे कॉम्पिटिशन एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बना रहता है। देन आते हैं सर अपना डायरेक्टिंग की तरफ। इसका क्या क्या फंक्शंस है, तो सबसे मतलब क्या सर, डायरेक्टिंग का होता है कि गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, लोगों को मोटिवेट करना और करेक्ट करना जहां गलतियां होती है। और डायरेक्टिंग भी हर लेवल ऑफ फंक्शंस में काम आते हैं। और सर इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट का मतलब होता है सर कि फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इनिशिएट एक्शन लेने में हेल्प करता है। परफॉर्म एट ऑल लेवल, जैसे मैंने बताया टॉप, मिडिल और लोअर लेवल हर जगह काम आता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, डायरेक्शन देने का काम ही है कि सर वो परफॉर्मेंस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है। और ह्यूमन एलिमेंट है, डायरेक्शन ह्यूमन एलिमेंट पे ही सेंट्रिक है, फिर ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर बार काम आता है, हर समय काम आता है, हर स्टेप पे काम आता है, चाहे प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफ कर रहे हो। ठीक है सर। देन आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की, डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस हेल्प्स टू टेक एक्शन, आप सब कुछ कर लोगे लेकिन फर्स्ट स्टेप लेने का काम अगर सिखाओगा कोई तो कौन सिखाएगा सर, डायरेक्टिंग वाला जो ग्रुप है ना वही सिखाने वाला है। और क्या, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, सारे मिलके जब एक साथ काम कर रहे होंगे तो कंपनी का ग्रोथ अच्छे से होगा। ठीक है। देन आता है सर मींस ऑफ मोटिवेशन, ये मोटिवेशन के लिए काम करता है डायरेक्शन देना। और फैसिलिटेट्स चेंज, जहां पे गलतियां हुई, जहां पे एरर्स हुए उनको करेक्ट करता है और आगे मोटिवेट करता है उनको और अच्छा करने के लिए। अब आते हैं सर कंट्रोलिंग, जो अभी हमने पढ़ा, क्या सर गोल ओरिएंटेड है, परसिव यूनिवर्सल इन फंक्शन है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, फॉरवर्ड लुकिंग है और रिलेटेड टू प्लानिंग है। इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें हम कर पाते हैं सही से, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। और सर नेचर में फ्लेक्सिबल है और डिसेंट्रलाइजेशन को ये प्रमोट करता है, ये फिर आपको करने की इजाजत देता है। तो यहाँ तक वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो सर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दिल से लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत जो कर रहा हूँ उसके लिए एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। सर व्हाट्सएप पे शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो या फिर कहीं भी शेयर करो, लेकिन शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो भैया। लाल वाली जो बटन है ना उसको सर ग्रीन कर दो, ग्रीन नहीं सर ग्रे कर दो। ठीक है। और बस नहीं, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, माता पिता का आदर सम्मान करते रहिए। मेरी तो यही प्रार्थना रही कि आप और आपके माता पिता खुश रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। तो जय भारत, जय सीताराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।